नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम आदिकाल के विषय में चर्चा कर रहे थे। आदिकाल की पृष्ठभूमि और उसकी सामान्य विशेषताएं। कि आदिकाल के समय, पृष्ठभूमि से तात्पर्य कि आदिकाल के समय का समाज कैसा था, आदिकाल में राजनीतिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी और सत्ता का स्वरूप किस तरह का था। इस पर हमने पूर्व कक्षा में चर्चा आरंभ की थी। हमने पूर्व कक्षा में बात की थी कि हर्षवर्धन, 6वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के बाद भारत में केंद्रीय सत्ता का विलोप हो गया, विलुप्त हो गई केंद्रीय शासन सत्ता और देश छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। छोटे छोटे टुकड़ों में बटा तो लड़ाई झगड़े, संघर्ष की स्थितियाँ पैदा हुई। समस्त देशी राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और युद्धोन्माद की स्थिति पैदा हुई। लेकिन साथ ही हमने बात की थी कि युद्ध जरूरी नहीं थे। कभी कभी तो अपने सीमा क्षेत्र के विस्तार के लिए, तो कभी शक्ति प्रदर्शन के लिए, और कभी कभी किसी नारी मात्र की प्राप्ति के लिए संघर्ष हो जाते थे। जाकी जगनीक ने कहा भी है कि जाकी बिटिया सुंदर देखी ताही पे जाए धरो हथियार। जिसकी बेटी सुंदर देखी उसी पर जाकर हथियार रख दिया। यानी कि नारी भी युद्धों के केंद्र में कहीं न कहीं रही है। और ये बात तो हम अनादिकाल से देखते आए हैं। वह रामायण हो, वह महाभारत हो, उन सबके केंद्र में कहीं न कहीं स्त्री ही रही है। तो आदिकाल उससे अछूता कैसे रह सकता था। तो आदिकाल में भी इस तरह की स्थितियाँ देखने को हमें मिलती हैं। दूसरा, इससे स्पष्ट हुआ, हमने बात की कि राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था का दौर है, विसंगतियों का दौर है, गृह कलह का दौर है, राजनीतिक दृष्टि से पतन का दौर है और समाज में भी किसी शिष्ट सामाजिक धर्म का निर्वहन की आशा ऐसे समय में नहीं की जा सकती। जब पूरा राष्ट्र ही छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गया, छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, तो वहाँ एक राष्ट्रीयता का जो स्वरूप होगा वो संकुचित होगा, बहुत छोटा होगा। संकुचित होने का मतलब संकुचन, सिमट जाना किसी चीज़ का। एक तो आज जो राष्ट्रीयता का स्वरूप है वो बहुत विस्तृत है, पूरा भारत उसकी जद में है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें बंगाल भी है, उसमें बिहार भी है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है। यानी कि पूरा हिंदुस्तान की जो परिसीमाएं हैं वहाँ तक हम राष्ट्र की बात करते हैं। लेकिन जब कभी ये सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दें तो राष्ट्र की परिकल्पना बदल जाएगी। ऐसा ही कुछ आदिकाल में था। हमने पूर्ववर्ती कक्षा में बात की कि सबने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित कर दिया तो राष्ट्र का मतलब संकुचन हो गया। मैंने पूर्ववर्ती कक्षा में भी इस तरह की बातें की थी कि जैसे बहरोड का कोई शासक है तो वहाँ उसके लिए और उसके आश्रम में रहने वाले कवि के लिए राष्ट्र का मतलब बहरोड की सीमाएं हैं। राष्ट्र का मतलब पूरा भारत नहीं है, जो आज की परिकल्पना हम कर रहे हैं वो नहीं था। उसके बजाय क्या था, बहरोड का जो परिसीमन क्षेत्र है वही राष्ट्र है उसकी नज़र में। ठीक, यानी कि संकुचित राष्ट्रीयता का विकास हुआ और संकुचित राष्ट्रीयता को अभिव्यक्ति देने के लिए जो कवि होते थे उन कवियों के आश्रय में, राजा जो होते थे उनके आश्रय में कवि रहा करते थे और कवि उनके आश्रय में रहकर कविताओं का सृजन करते थे। तो राजाश्रय की प्रवृत्ति जो है इस समय प्रचलन में थी कि राजा के आश्रय में रहना। कि कोई भी कवि है किसी न किसी राजा के आश्रय में रहता था और उसके आश्रय में रहकर अपनी आजीविका प्राप्त करता था, अपनी आजीविका पाता था। ठीक है। तो और जब आजीविका प्राप्ति का माध्यम राजा है तो राजा कैसा ही क्यों ना हो, कितना ही कुरूप क्यों ना हो, कितना भी कायर क्यों ना हो,
कितना ही बदचलन क्यों ना हो, लेकिन कवि कभी भी उसकी बुराई नहीं कर सकता। जब उसकी जीवन यापन का बेस राजा हो गया, राजा से ही आजीविका प्राप्त करनी है, तो निश्चित रूप से राजा जो है उसको चरित्रवान सिद्ध करेगा, उसको बहुत बड़ा बाहुबली सिद्ध करेगा, कुरूप से कुरूप राजा को भी बहुत सौंदर्यवान बताने की कोशिश करेगा। यानी कि कल्पना आ गई। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें बाद में विशेषताओं में हमको एनालिसिस करेंगे कि व्यक्ति ऐसा नहीं है फिर भी उसको कह रहा है, इसका मतलब कल्पना भी आ गई, यानी कि प्रमाणिक नहीं रहेगा साहित्य। आप झूठ का सहारा ले रहे हो। हमने बात की है कि जो व्यक्ति चरित्रवान नहीं है उसको बहुत बड़ा चरित्रवान सिद्ध कर देगा, जो व्यक्ति कुरूप है उसको बहुत सुंदर सिद्ध करेगा। तो बहुत सुंदर सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। झूठ का मतलब कल्पना का, कवि के लिए वो कल्पना है। झूठ व्यवहारिक तौर पर है, लेकिन जब कवि के स्तर पर जाते हैं तो कल्पना का रूप हो जाती है। तो राष्ट्रीयता का संकुचित स्वरूप है और उसके साथ साथ कवि राजा के आश्रय में रह रहा है, राजाश्रय में रह रहा है, राजा से अपनी आजीविका प्राप्त कर रहा है। तो अगली बात होगी कि राजा के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करेगा, बढ़िया लिखने की कोशिश करेगा। तो बढ़िया लिखेगा तो कल्पना का सहारा लेगा, कल्पना का सहारा लेगा तो ऐतिहासिकता का अभाव आ जाएगा। विशुद्ध रूप से ऐतिहासिकता उसमें नहीं मिल सकती। वो घटनाओं में भी ऐतिहासिकता का सहारा कल्पना का सहारा लेगा, वो पात्रों में भी कल्पना का सहारा लेगा। तो जब सब जगह कल्पना का प्राधान्य आ गया तो निश्चित रूप से ऐतिहासिकता का अभाव हो जाएगा, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण हो जाएगा। और आगे की कवि स्वयं योद्धा थे। स्वयं योद्धा थे मतलब इनको युद्ध कौशल का पूरा ज्ञान था। ये का कवि कलम के साथ साथ तलवार का धनी हुआ करता था। केवल कलम चलाना नहीं जानता था, वो तलवार चलाना भी जानता था। और जब कलम के साथ तलवार का धनी है तो यदि युद्ध में कभी आवश्यकता पड़े, उसका पक्ष कहीं उसे कमज़ोर लगे, तो निश्चित रूप से युद्ध भूमि में भी उतर जाते थे। और इसके संदर्भ में मैंने आपसे पहले बात की है कि एक ऐसा उदाहरण है चंद्रबरदाई का कि पृथ्वीराज को जब बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी ले गया था तो चंद्रबरदाई गजनी तक चले गए थे, जिस घटना को मैंने पहले आपसे शेयर कर चुका हूँ कि दोनों एक दूसरे को मारकर वहाँ मर जाते हैं। तो यहाँ एक विशेषता और आ जाती है कि राजा और कवि के बीच आत्मीय संबंध हुआ करता था, आत्मा का संबंध होता था, केवल खाने पीने का नहीं होता था, आत्मा का संबंध भी था। ठीक है, एक तो ये कि आश्रय में है तो वहाँ से आजीविका तो प्राप्त हो रही है, लेकिन आजीविका प्राप्ति के साथ साथ उन दोनों का आत्मीय रिलेशन है, आत्मा का रिलेशन है। इसीलिए तो चंद्रबरदाई यहाँ पुस्तक जलन हथ दे चली न गज्जन रिपकाज कि पुस्तक जलहन के हाथ में देकर कहाँ चला गया, राजकाज के लिए, राज के कार्य के लिए, राजा के कार्य के लिए, राजा के साथ कहाँ चला गया, गजनी तक चला गया व्यक्ति। तो कवि स्वयं योद्धा होते थे, युद्धों का सजीव वर्णन करते थे, क्योंकि जब आदमी खुद उस चीज़ को प्रत्यक्षदृष्टा है, उस चीज़ को देख रहा है, उस घटना को घटते हुए देख रहा है, तो निश्चित रूप से बेहतर लिख पाएगा। ऐसा लिखेगा जो ऐसा लगे जैसे सामने ही घटित हो रहा हो। मानो कि हमें बहरोड के कॉलेज का विश्लेषण करना है, बहरोड के कॉलेज पे कुछ 10-20 लाइनें लिखनी है, तो जो व्यक्ति कहीं बाहर ऐसी रूम में बैठा है, एक तो वो लिखेगा, एक हम लिखेंगे यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे बैठे अब हम लिखें बहरोड के कॉलेज के बारे में, तो हम बेहतर लिख पाएंगे, हम ज़्यादा सटीक लिख पाएंगे, हम ज़्यादा जीवंत लिख पाएंगे, क्योंकि हम उस चीज़ को देख रहे हैं, हम उस चीज़ को जी रहे हैं। और एक वो व्यक्ति जो यहाँ कभी आया नहीं, वेबसाइट से कहीं देख लिया और वो उसने लिख दी 4 लाइनें। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब विशेषताएं हो जाएंगी आदिकाल की। जो हम बात करें उसकी पृष्ठभूमि की बात करें, पृष्ठभूमि से ही तो विशेषताओं का जन्म होगा, निर्माण होगा, ठीक है ना। तो ये खुद योद्धा होते थे और युद्धों का सजीव वर्णन मिलता। धार्मिक दृष्टि से बौद्ध और वैष्णव का उत्तरार्ध था, जिसके कारण कर्मकांड और तंत्र मंत्र की प्रवृत्तियाँ प्रधान रूप में
इस दौर के साहित्य में देखने को मिलते हैं। यहाँ जो बौद्ध और जैन धर्म हिंदू धर्म में आए विकारों की प्रतिक्रिया में जिनका जन्म होता है, वो यहाँ तक आते आते खुद विकारग्रस्त हो गए थे। वहाँ बौद्ध धर्म हीनयान महायान से वज्रयान, मंत्रयान, सहजयान बहुत सी शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित हो गया और यहाँ तक आते आते उसमें तंत्र मंत्र जादू टोना विशेषकर पश्चिम बंगाल में जो प्रचलित रहा वो प्रवृत्तियाँ उसमें घर कर गई और धर्म की दृष्टि से ये दौर पतनशील ही रहा। सामाजिक दृष्टि से जब हर स्तर पर विकार है तो समाज उससे अछूता कैसे रह सकता है। सामाजिक दृष्टि से भी ये दौर था वो पतनशील था। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।